हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आरिफ मोहम्मद और हम लोग अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर से आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके तुम लोगों के सामने अब ला रहे हैं हम लोग धीरे धीरे इस चैनल पर। तो देखिए, यहां से मैं लगभग आप लोगों से 3 चैप्टर पे आपसे बात करने वाला हूं। जैसे एक आप लोग मान के चलिए कि पहला आपका इवोल्यूशन में उठा रहा हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन ये देखा तो इसका बस ये आंसर है और बात खत्म करिए। देखिए मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के शॉर्ट्स लगाए हैं, हिडन टैलेंट दिखा रहा हूं मैं आपका एनसीईआरटी का कि कैसे एनसीईआरटी इंटरप्ले करती है आपके वर्ड्स के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप समझने की कोशिश करिए। मैं इवोल्यूशन, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 3 टोटल ये चैप्टर मैं यहां उठा रहा हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने उठाने की कोशिश की है जिससे कि लगभग लगभग आपका चैप्टर भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो एक एक टॉपिक में बड़ा दम है। आओ और जरा जल्दी से मैं तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मुझसे शायद आप अवेयर हैं, मैं हूं आरिफ मोहम्मद। लखनऊ गोमती नगर सेंटर से मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। समझ गए? यहां पर आप अच्छे से ये जानते ही हैं कि सारे एडुकेटर लगभग लगभग आपके लिए ये इस तरह के शॉर्ट्स वीडियोस और बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एनी हाउ बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। सुनिए, अब देखो मैं आपको एक लाइन सिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि द नेचुरलिस्ट हु केम अबाउट विद द सेम आइडिया दैट ऑफ द डार्विन। आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दी से क्या बोलेंगे, सर अल्फ्रेड वेलेस। भाई आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने अल्फ्रेड वेलेस लगाया, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि आपने वो गलत कर दिया क्या, लेकिन आप बात को समझ पा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इसको एज अ फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह सॉल्व करने की कोशिश किया करो। थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं जाके जो चीजें हैं एनसीईआरटी में दी हुई उनको भी देख लो। इधर आओ, इसने ये कहा है एनसीईआरटी का, देखो मैंने ये पॉइंट उठाया आप लोगों के लिए कि लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वेलेस। देखो ये कह रहा है अ नेचुरलिस्ट है हु वर्कड इन मलाय आर्चिपेलागो। हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार तुमसे ऐसे ना पूछ के दूसरी तरीके से पूछ ले, तब क्या करेंगे आप? हो सकता है कि वो इस बार ये ना पूछे कि कौन था वो जो मेंडल के सिमिलर कंक्लूजन पे आया, वो ये कह दे कि अल्फ्रेड वेलेस हु एक्चुअली सिमिलर कंक्लूजन दिए थे किसकी तरह, डार्विन की तरह, उन्होंने कहां पर काम किया था। अब आई समझ में? तो आइलैंड का नाम अगर उसने पूछ लिया तो मलाय आर्चिपेलागो हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहां समझा दे रहा हूं, समय बहुत नहीं लेंगे, ध्यान से देख लीजिए। दरअसल डार्विन ने जब अपने कहां पर, गैलापागो आइलैंड पर, जब ये सारी चीजें देखी, उसने क्या देखा कि वहां पर बर्ड्स थी, है ना, डार्विन फिंचेस जिसे मैं बुला रहा हूं। तो उसने क्या देखा कि किसी एक लोकेशन पर वो गया था ना, वो एचएमएस बीगल से, तो उसने क्या देखा कि किसी एक लोकेशन पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और जब दूसरी लोकेशन पे वो जाके देख रहा है तो उसने क्या देखा था कि सर बर्ड्स तो सेम हैं, लेकिन उनकी बीक जो चोंच है वो क्या हो गई है, वेरी हो गई है, उसमें वेरिएशन देखने को मिले। बाद में समझ में आया कि जो ओरिजिनल सीड ईटिंग हैबिट रखती थी, जो सीड खाती थी, जो उसके पेरेंट्स थे, एंसेस्टर थे, उनकी बीक मजबूत मोटी थी, लेकिन किसी वजह से जब उनका बहुत ज्यादा क्या बना, नंबर बढ़ा, और जब नंबर बढ़ा तो फिर कंपटीशन लगने लग गया, और कंपटीशन लगा तो बहुत सारी बर्ड्स कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर चली गई, और फिर जरूरत के हिसाब से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने फूड हैबिट को चेंज किया। तो वो कुछ बर्ड्स का पेयर मान लीजिए कहीं और चला गया, तो फिर जनरेशन टू जनरेशन उसमें चेंजेस क्या है, हो सकता है वहां पर एक्चुअली सीड ईटिंग हैबिट नहीं, वहां पर हो सकता है क्या मिल रहा हो उसको वहां पर इंसेक्ट खाने पड़ रहे हो, तो वो इंसेक्टिवोर बनती चली गई। कहीं पर वो फ्रूट के लिए या फूलों का जो फ्लावर के जूस होते हैं उसको चूसने के लिए तो चोंच बहुत लंबी होती चली गई। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि क्यों उसके जो चोंच थे उनमें वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या आंसर करेंगे, सर ड्यू टू द नीड ऑफ डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट अडेप्टेशन, या फिर डिफरेंट नीड, उसको नीड थी इसीलिए। अब जैसे ही डार्विन ने ये सारी चीजें लिखी, जब वो एक कंक्लूजन पे आ गया और ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर आप ऐसे समझिए कि जो भी उसने अपनी क्या दी थी, थ्योरीज दी थी, वो अभी एक्चुअली क्या थी, वो पब्लिश नहीं की गई थी। एट द सेम टाइम डार्विन सर जो थे वो रॉबर्ट आर माल्थस से बहुत ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे पॉपुलेशन पर, जिन्होंने क्या लिखा था, इससे लिखा था। तो हालांकि रॉबर्ट माल्थस सर ने डार्विन सर को बोला भी था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इस ओरिजिन ऑफ स्पीशी को क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति सेम टाइम पर वहां पहुंच जाए और सेम कंक्लूजन लेके आ जाए। तो हुआ ये कि सर जिसको बोला या जो बोला था, जो खतरा हम समझ रहे थे वही हुआ। उसी टाइम पर लगभग थोड़े ही दिनों की बात है, अल्फ्रेड वेलेस भी वहां पहुंच गए और वो भी लगभग सेम कंक्लूजन ले आए।
अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर थ्योरी पब्लिश हुई डार्विन सर की या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई। इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक सेरेंडिपिटी। इसका मतलब जब एक बार अल्फ्रेड वेलेस को ये पता लग गया कि अच्छा डार्विन है जो एक बेस्ट कैंडिडेट है इस थ्योरी के लिए, जो पहले लेके आए, तो उन्होंने क्रेडिट उसको दिया। ये देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझिए मैंने आपको इतनी बातें आपको समझा दी हैं। आपको लेमार्क पे बात करनी है, और देखो लेमार्क पे जब बात करोगे तो पहले देखो आंसर तो तुम मिल गया कि सर ये अल्फ्रेड वेलेस है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, थोड़ा दाएं बाएं दौड़ाइए अपने आप को। लेमार्क ने क्या किया था, तो आपने बोला सर ये अक्वायर्ड कैरेक्टर पर बात कर रहे थे, ये अक्वायर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर बात कर रहे थे। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है अक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस? देखो मैं एक जगह से कई क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। अक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी एनिमल जब अपने अंदर कोई अक्वायर करता है किसी कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा। जैसे जिराफ को लंबी ऊंची पत्तियां खानी होती थी, गर्दन को ऐसे उचकाता था ऐसे, तो फिर जिराफ की गर्दन क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। इसे हम कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, जो किसने दिया था, लेमार्क ने, और डार्विन ने इसको क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। समझने की कोशिश करिए। आगे आइए, हरगोविंद खुराना, इनके बारे में आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे, मैं आपको जब बताऊंगा तभी पढ़ा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आंसर शुड बी अल्फ्रेड वेलेस। देखिए इतना समय तो लगेगा, इतना समय लगेगा पर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत ध्यान से फिर आइए एक चीज पे आपको मैं लेके चल रहा हूं। देखो ये कह रहा है हु लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। अब ध्यान से देखो, कह रहा है नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, और देखो 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, 1 लाख से 40,000 साल पीछे की ये आपसे बात कर रहा है। तो मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझिए। ये देखिए द निएंडरथल मैन विद ब्रेन साइज कितना, 1400। अब आप मुझसे पूछेंगे सर एक क्वेश्चन और हाथ में आ गया यहां से, इसका मतलब निएंडरथल का जो आपका ब्रेन साइज था वो कितना था, 1400 क्यूबिक कैपेसिटी। सॉरी नॉट अ क्यूबिक कैपेसिटी, दैट इज अ क्रेनियल कैपेसिटी। ओके, तो लिव्ड इन नियर, देखो ये क्या कह रहा है, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिटवीन देखो 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। इसका मतलब एनसीईआरटी सीधे तुम लोगों को क्या दे रही है, स्टेटमेंट दे रही है। मैंने हर जगह आपको ये एनसीईआरटी के छोटे छोटे हिडन टैलेंट जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, जिनसे वो क्वेश्चन बनाती है, मैं आपको एक एक निकाल के दे रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें। आइए अब देखो, पहली बात, एक क्वेश्चन देखो फिर यहां से निकलेगा। निएंडरथल वो एनिमल थे, दे यूज्ड हाइड। अब हाइड किसे कहते हैं, हाइड कहते हैं जानवर की खाल को। तो जानवर की खाल को ये अपने ऊपर पहन लेते थे, और देखो कह रहा है दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ये अपनी बॉडी को सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, दे एक्चुअली यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। और एक चीज देखिए, बड़े इमोशनल लोग थे ये देखिए, दे बरीड देयर डेड। जब इनके जो डियर वंस थे, माँ हो, पापा हो, या भाई बहन जो भी हो, कोई भी डियर वन हो, जब उसकी डेथ हो जाती थी तो ये उसको बरी करते थे, उसको दफनाते थे। और बड़े ही सीधे एनिमल थे ये, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं। लेकिन वी आर द ह्यूमन, वी आर द होमोसेपियंस, हम लोगों ने इनको घेर घेर के मार डाला। ये गाय की तरह सीधे एनिमल थे, इतने सीधे कि भाई अपने इमोशनल बहुत थे। अगर किसी मेंबर को चोट लग गई तो ऐसा दुख दर्द होता था इनको। लेकिन फिर होमोसेपियंस जब अरोज हुआ तो उसने इन निएंडरथल को घेर घेर के, गाय भैंस बकरियों की तरह घेर घेर के मार डाला। कितनी बातें मैं आप लोगों को यहां से कन्फ्रंट करा रहा हूं, समझिए। तो मैंने आपको क्या बोला सर, आंसर विल बी कौन, द निएंडरथल। लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस। अब देखो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन, और एक वर्ड हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब मैं फर्क समझाऊंगा दोनों में, तो मैं परेशान मत हो। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा सर, निएंडरथल। तो ध्यान से मेरी बात समझ में आ गई। हैबिलिस छोड़ दो, अभी ऑस्ट्रेलो छोड़ दो, इरेक्टस छोड़ दो, लेकिन अभी देखना इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, वापस बता दूंगा क्या है। आइए जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है वो कौन सा वर्टिब्रेट है इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, जो फर्स्ट एम्फीबियन में क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। कौन सा एम्फीबियन है जो फर्स्ट एम्फीबियन में क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। देखो एक एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लेके बैठा हुआ है, समझिए ध्यान से देखो। इसने ये कहा, अब आप कहां जाएंगे, एनसीईआरटी के इस पेपर पर पहुंचेंगे, और देखो क्या लिखा है। ये कह रहा है इन 1938 अ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपेंड टू बी सीलोकैंथ which was actually thought to be extinct। तो 1938 में देखो क्या हुआ, एक मछली पकड़ी गई है इंडियन ओशन से, और वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सीलोकैंथ। उनको लगा कि ये सीलोकैंथ थी, और उसे वो समझ रहे थे कि ये शायद एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन हुई नहीं थी, समझे। अब ये कह रहे हैं विच वॉज हैपन टू बी
थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, और दीज एनिमल कॉल्ड, इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे थे, लोब फिन्स। अब आइए और जरा इसको देखिए, दे आर द लोब फिन्स। लोब फिन्स का मतलब यह हुआ कि इनकी फिन्स थी बड़ी मजबूत, क्योंकि उसमें मसल्स और बोन भी प्रेजेंट थी, और ये ऐसी मछलियां थी जो जनरली निकली, कहां से निकली आप पूछेंगे तो आप कहेंगे सर समुद्र से निकली, और निकलने के बाद इन्होंने अपने लोब फिन्स को बड़ी मजबूती के साथ यूज किया और ये ऐसे ऐसे चलती थी, और उसके बाद में फिर इन्हीं से उदय हुआ किसका, द फर्स्ट एम्फीबियंस का। तो आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया। तो देखो मैं आपको फिर समझा देता हूं क्या कहा मैंने। अब देखो फिर से मैं कम से कम 4 क्वेश्चन तुमको यहां दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं 4 क्वेश्चन? देखिए, क्या आपको यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि 1938 में जो मछली पकड़ी गई थी हैपन टू बी, और हैपन टू बी की जगह इसने क्या कर दिया, हैशटैग लगा दिया, मतलब डॉट डॉट लगा दिया, और पूछ रहा है बताओ यहां क्या आना चाहिए। तो क्या आप नहीं बता पाएंगे सर वो सीलोकैंथ थी? ये देखिए, ये कह रहा है कि विच वाज एक्चुअली थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, ऐसा लगा जैसे एक्सटिंक्ट हो गई होगी। और देखिए दीज एनिमल, इन्हीं को मैंने क्या बोला, लोब फिन्स, यही इवॉल्व हुई थी किसमें, फर्स्ट एम्फीबियंस में, दैट लिव्ड बोथ लैंड एंड वाटर। कैन यू प्लीज इलैबोरेट कि ये जो एम्फीबियंस थे जब ये मिट्टी पर गए, जब ये कहां गए, मान लीजिए धरती पर जब ये पहुंच गए, लैंड पे पहुंच गए, तो इनको अंडे देने के लिए वापस कहां आना पड़ता था, पानी में। आप जानते हैं वजह क्या रही इसके पीछे? क्योंकि इनके अंडों के ऊपर शेल नहीं थे। आप समझने की कोशिश करिए, और जब शेल नहीं थे तो फिर ये तुरंत अपने अंडे जब मिट्टी पे देते थे तो वो अंडे धूप से डेसिकेट हो जाते थे, सूख जाते थे। तब इनको समझ में आया करे नहीं भाई पानी में जाना पड़ेगा अंडे देने के लिए। लेकिन जब ये अंडे देने के लिए पानी में गए तो जो और एनिमल थे उन्होंने भी अपने आप को इवॉल्व किया कि अच्छा ये इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि इसके अंडे सूख जाते हैं। अब वो कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, ये इवोल्यूशन है। फिर कौन बदलते चले गए? रेप्टाइल। और आप ध्यान से देखिए रेप्टाइल सक्सेसफुल क्यों बने? लैंड पर रहने वाले इसलिए बने क्योंकि उनके अंदर 2 चीजें एडवांस हो गई। पहला, उनके अंडों के चारों तरफ क्या आ गई थी, शेल, इसीलिए वो सक्सेसफुली अडेप्ट कर गए। और दूसरा आप क्या बोलेंगे कि सर उनके पास कॉर्निफाइड स्किन, ताकि वो आराम से अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व कर सकते थे वाटर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो इसका आंसर कौन होना चाहिए? सर लोब फिन्स। लेकिन जॉलेस फिश के बारे में आप जानते हैं, सैलामेंडर आप जानते हैं कि एम्फीबियंस है, और इक्थियोसॉर, कोई मुझे बच्चा ये बताएगा कमेंट में कि ये इक्थियोसॉर कहां पड़ा था? आइडिया दे दूं, रेप्टाइल से रिलेटेड है। आप मुझे बताइए ये कहां पड़ा है तुम लोगों ने। अगर आप थोड़ा आंसर कर पाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मछली आ ही गई आपकी, इधर देखिए। ये कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ वायरस लाइक स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। पहले मेरी बात सुन लो आराम से। रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आप कह किसे रहे हैं, पहले मुझे ये समझाओ। तो आपने क्या बोला है कि सर रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हम उसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन? उसे बोलेंगे, जैसे मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सेल रही होगी, उसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस, उसके अंदर आपका प्रॉपर, चलो न्यूक्लियस नहीं रखते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ये डीएनए हो गया मान लीजिए, उसमें कुछ ऑर्गेनेली वगैरह होगा, ये वगैरह वगैरह, और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसके अंदर एंजाइम है, उसमें ये भी है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब। अब तुम ये कहोगे कि सर इसको करना क्या चाहिए, इसको तो एडवांस बनते चले जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को देखो क्या किया, मशीनरी को नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने से मतलब सस्ते लेवल का कर दिया, उल्टा इवोल्यूशन। और फाइनली ये क्या बन गया, एक वायरस जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें प्रेजेंट हुई, उसका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड। अब आई बात समझ में? इसका मतलब इसने इवोल्यूशन एडवांस की तरफ नहीं, उल्टा इवोल्यूशन ले लिया है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये थ्योरी दे रखी है, इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ वायरस जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। मैं आपको यहां पर एक काम की बात और कन्फ्रंट करा रहा हूं। जितनी देर तुम लोग मेरे साथ बने रहोगे मैं आपको इतनी बातें बता दूंगा कि आप समझिए कि 500 क्वेश्चन जैसे आप लोग बना बैठेंगे। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आप लोग ये जानते हैं कि जब तुम लोग एक वो पढ़ते हो ना, कॉर डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। कॉर डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर डेटा, प्रोटोकॉर डेटा, और उसके बाद में कौन है, यूरोकॉर डेटा, उसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे कौन आएगा, सिफेलोकॉर डेटा, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा आप लोगों के सामने, कौन आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेटा। अब यूरो को और सिफेलो को दोनों को मिला के प्रोटोकॉर डेटा बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो यूरोकॉर डेटा है इसमें कहीं ना कहीं यह बोला जाता है कि लार्वा की टेल में क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड, लेकिन जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें से नोटोकॉर्ड चली जाती है। दरअसल यहां पर भी रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन कन्फ्रंट करा रहा हूं। आ रही बात समझ में? दूसरा आइए, अब इसने ये बोला है कि सर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। कोई भी एक समझदार बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये किसका है और ये क्या है। तो आपने क्या बोला, सर दिस इज एक्चुअली द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यू नो व्हाट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन,
डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो किसे कहते हैं हम लोग डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, पहले आप ये समझाइए मुझे। तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? करो आंसर। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन किसे कहेंगे आप? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि सर डिसेंट और विद मॉडिफिकेशन। देखिए डिसेंट का मतलब होता है वंश आगे की तरफ, और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसमें बदलाव, लेकिन अच्छे बदलाव। अब समझो ये डार्विन की थियरी है। अरे डार्विन की दो ही तो थियरी है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये किसकी थियरी है? देखो ये कह रहा है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये डार्विन के थ्रू दी गई है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? तो क्या ये रीजन सही है? सर रीजन सही है, असर्शन सही है, असर्शन भी सही है। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। इधर देखिए और बहुत ध्यान से एक चीज समझिए। ये कह रहे हैं कि सर डार्विन फिंचेस आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। ये बिल्कुल सही है। डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन दिया वो अपनी डार्विन फिंचेस के बिहाफ पर भी दिया था, उसको ये बात पता थी। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया समझाता हूं, तो देखिए कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि किसी पॉपुलेशन में, मान लीजिए पॉपुलेशन को छोड़ते हैं यार, ऐसे समझ लो आप कि मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलूं कि आप किसी जंगल में गए और वहां पर आपने क्या देखा कि किसी एनिमल के 10 बच्चे हैं। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या 10 के 10 बच्चे अपनी जवानी तक पहुंच पाएंगे? एक एग्जाम्पल और दो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलिए टर्टल पे चलते हैं। टर्टल समझते हैं, समुद्र के अंदर जो कछुआ रहता है वो तैरने वाला। आपको पता है जब वो फीमेल टर्टल जब वो समुद्र से निकल के बाहर आती है और रेत पे जाके गड्ढा खोद के जब वो अंडे देती है, तो कितने अंडे देती है? वो कम से कम 200 के आसपास अंडे देती है। तो वो अंडे 200 दे देगी और 200 देने के बाद हाथ से ना ऐसे करके उसको क्या कर देगी? उसको ढक देगी पूरा। अंडे कितने हैं जल्दी बताइए? आप कहेंगे सर 200। अब इन 200 अंडों में से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? सर बच्चे निकलेंगे। लेकिन जब बच्चे निकलना शुरू होंगे तो फिर जिस वक्त ये मां अपने बच्चे देने जा रही थी तो बहुत सारे चील कौए और जो ऊपर ऊपर चीजें थी उनको भी मजा आ रहा था कि अच्छा भोजन जा रहा है। इसका मतलब ये अंडे दे के आएगी, एक आध हफ्ते के बाद या जो भी होगा बच्चे निकलेंगे और वो हमें खाने को मिलेंगे। इसका मतलब नजर पहले से ही है। अब बताइए जब ये 200 बच्चे निकल के बाहर आए तो क्या समुद्र तक भागने की जब ये कोशिश करेंगे तो भाग पाएंगे? तो पता चला 10 भाग रहे थे, उनको कोई चील ले गई उठा के, कोई बाज ले गया उठा के, कोई ऐसा था जो बीच में दम तोड़ गया मर गया, कुछ ऐसा था जो हैच ही नहीं हो पाया, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल किनारे तक पहुंचे, किनारा आया, पानी आया और पानी निकल के चला गया और इसका मतलब आगे नहीं गए, फिर उसके बाद में उसको कोई और खा गया। पता चला 200 में से 150 बच्चे तो वहीं मर गए, 50 बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचे, 50 में से 40 किनारे पे ही मर गए, 10 अंदर तक पहुंचने वाले थे, पहुंचते पहुंचते मात्र 2 बचे और 2 में से भी किसी एक को मछली खा गई, बचा कितना? 1। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो 250 अंडे क्यों दिए गए हैं? आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर सर्वाइवल रेट कम है उनका। तो मैं आपको यहीं पर एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी पॉपुलेशन जब बनती है तो उसमें वेरिएशन होते हैं। अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं, एक चीज और समझने की कोशिश करिए, बड़े आराम से आपको बात समझ में आ जाएगी। लेमार्क ये कह रहे थे कि सारे जिराफ छोटी गर्दन के थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। लेमार्क ये कह रहे थे कि सारी गर्दनें जिराफों की क्या थी? छोटी थी। फिर उनमें से क्या हुआ, जब पेड़ पौधों की पत्तियों को, नीचे की पत्तियों को जब खा गए तो फिर उनको ऊपर की पत्तियां खानी थी, तो ये उचकते थे, ऐसे उचकते थे। तो जब उचकते थे ना तो फिर इनकी गर्दनें जनरेशन टू जनरेशन क्या होती चली गई? लंबी होती चली गई। इसका मतलब एक अक्वायर्ड कैरेक्टर था, वो अगली जनरेशन में पहुंच गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। अब अगर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो बायोलॉजी पढ़ाना मेरा अक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ ना। अब जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो क्या लगता है तुम लोगों को, जब वो 1 महीने का हो गया तो तुरंत मुझे उठ के क्या बोलेगा? क्या आओ पापा चलो इवोल्यूशन की बुक लेके आओ। तो क्या उसको बायोलॉजी आती होगी? उसको नहीं आती होगी। आप समझें? तो ये अक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये आगे इनहेरिट नहीं होगा। तो फिर डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने यह कहा कि सर अक्वायर्ड कैरेक्टर पास नहीं हुआ है। दरअसल जिराफ जो थे वो छोटी गर्दन, लंबी गर्दन सब थे। पॉपुलेशन में वेरिएशन बहुत था, कोई छोटी गर्दन के थे, कोई बड़ी गर्दन के, लेकिन जिंदा वो रहेगा जो सरवाइव करेगा और अपने आप को बेटर फिट करा पाएगा एनवायरमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बहुत सारे जिराफ जो लंबी गर्दन के थे वो सरवाइव कर रहे थे क्योंकि पत्तियां खा पा रहे थे। अगर कोई जानवर उन्हें मारने आ रहा था तो उनसे लड़ पा रहे थे, लेकिन बेचारे छोटी गर्दन वाले वो एक्चुअली पत्तियां नहीं खा पाए और फिर वो अपने आप को लड़ भी नहीं पाए, इसीलिए वो एनवायरमेंट से एलिमिनेट हुए। इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। क्लियर हुआ? थोड़ी सी बातें समझ में आ गई। तो लेमार्क ने बोला था अक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा, यूज एंड डिसयूज होगा ऑर्गन का, लेकिन डार्विन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।
डार्विन कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल्ट होती है वेरिएशन में, फिर उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर बेटर अडेप्टेबिलिटी होगी, वो यूटिलाइज कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर, बस वही अपनी प्रोजेनी छोड़ पाएंगे और इस तरीके से उनमें क्या लगेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लगेगा और फिट लोग निकल करके आएंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। आई होप मैं बहुत बोल चुका इस पर। आइए अब ये कह रहा है डार्विन एक्सप्लेन दैट बीक साइज एंड शेप इन फिंचेस वेरीड अकॉर्डिंग टू फूड हैबिटेट ऑफ डिफरेंट फिंचेस। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। क्या कि डार्विन फिंचेस आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि डार्विन ने एक्सप्लेन किया था बीक साइज इन शेप फिंचेस वेरीड अकॉर्डिंग टू फूड इन देयर फिंचेस। तो आई बात समझ में आपको या नहीं आई? मैंने ये देखो लगा रखा है, आप ये देखिए, ये मोटी बीक है, ये देखिए थोड़ी पतली है, ये और पतली है, ये और पतली है। तो हो सकता है कि स्पीशीज सेम है लेकिन इनकी बीक क्या होती चली जा रही है, चेंज ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ फूड। आपको समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। आओ इधर, मैं आपसे कह रहा था ना मैं आपको अभी लेके आऊंगा, इधर देखिए। द ओल्डेस्ट एंसेस्टर, सबसे पुराना आप ह्यूमन का एंसेस्टर बताइए, ऑफ ह्यूमन हु यूज्ड स्टोन फॉर मेकिंग टूल बट एसेंशियली एट फ्रूट। वो टूल तो बना रहा था स्टोन से, लेकिन वो खा क्या रहा था, वो फ्रूट खा रहा था। इसका मतलब वो नॉन वेजिटेरियन नहीं था। समझो मेरी बात, मैं आपको एनसीईआरटी से निकाल के ये डेटा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है सर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मैंने अभी क्या वर्ड बोला था, एक मैंने बोला था ना, एक चीज होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और वो देखो यहां भी लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। मैं आपको ये समझा दूं कि ये चीजें क्या हैं। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो भी एक जीनस है, लेकिन वो किसी जीनस के एक मेंबर की बात कर रहा है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेसीन बोलते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मेंबर के अंदर, जीनस के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं सबको मिला के आप एक वर्ड बोलेंगे और उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन। अब आई बात समझ में? इसका मतलब ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, एंड दैट्स ऑल। इतना भी बोल दोगे तो काम हो जाएगा आपका। चलें आगे देखिए, तो कह रहा है प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, एविडेंस शो कि ये बनाते थे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कैसे पता लग गया? मैं बताता हूं, ये इसलिए पता लग गया क्योंकि हंटेड विद स्टोन्स, क्योंकि जब हमें इनकी बॉडीज मिली तो इनको दफनाया गया था। इनके किससे? डियर वन से। मान लो इनके किसी और पूर्वजों मत कहो, मतलब आगे वाले जो भी सक्सेसर होंगे उन्होंने दफनाया होगा, तो इनकी बॉडी पे वो उनकी पसंदीदा वस्तु को रख देते थे। जैसे मान लो कोई औजार, हथौड़ा बना हुआ तो उसकी बॉडी पे रख दिया। उनको ऐसा लगता था कि ये शायद इसका ये पसंदीदा औजार था, तो जब वो मर जाता था तो वो उसके सीने पे रख देते थे। तो उससे हमें पता लगा कि अरे यार ये क्या बनाते होंगे, स्टोन्स बनाते होंगे। और दूसरा, इनकी दांतों की बनावट से मुझे ये चीज पता लगी कि ये फ्रूट खाते होंगे। मांस खाने के लिए उनको कैनाइन शायद लंबे चाहिए थे। आपको मैं बड़ी बड़ी ब्रॉड चीजें बता रहा हूं यहां पर, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। खैर यहां तक आप पहुंच गए। तो देखो एसेंशियली एट फ्रूट। अब देखो इसी से वो तुम लोगों से वो दूसरी चीज पूछेगा। वो हो सकता है वो ये कह दे कि ये बताइए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं और उसने कहा कि बट एसेंशियली एट मीट। अगर उसने मीट लिख दिया ऑस्ट्रेलोपिथेसीन में तो आप समझ जाइए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए रामापिथेकस। क्या आपको ये बात नहीं पता? रामापिथेकस आपने ह्यूमन इवोल्यूशन में कहां पढ़ा? क्या होमो इरेक्टस आप लोगों ने नहीं पढ़ा? क्या ड्रायोपिथेकस आप लोगों ने नहीं पढ़ा? भूलिए मत, रामापिथेकस में राम वर्ड आ रहा है। देखो ध्यान से समझो, रामापिथेकस में राम वर्ड आ रहा है, इसीलिए ये ह्यूमन लाइक एप थे। ये ह्यूमन लाइक थे। ड्रायोपिथेकस जो थे ये एप लाइक थे। ये ज्यादातर एप लाइक थे और रामापिथेकस मैन लाइक थे। मैन लाइक थे। आई बात समझ में थोड़ी सी? तो बस इसको प्लीज नोट करके रखिएगा। और होमो इरेक्टस मैं अभी आपको आगे बताता हूं। देखिए आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए जरा एक साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, एस एल मिलर। देखो कितनी कितनी ब्रॉड कैटेगरी आ रही है यहां पर। एस एल मिलर की बात करते हैं। आप ध्यान से समझिए, ओपेरिन और हाल्डेन, आप इनकी नेशनैलिटी भी याद कर लेना। ओपेरिन रशिया के हैं, समझ गए? हाल्डेन इंग्लैंड के हैं। इनकी नेशनैलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ओपेरिन ने और हाल्डेन ने क्या बोला था कि लाइफ जो आई है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल के जुड़ने से आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे ये मटेरियल का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, फिर पहले अमीनो एसिड बनेंगे, अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन से फाइनली फिर ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन से ग्लूकोज नहीं सॉरी, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज से फिर क्या बना, प्रोटीन बना, ऐसे ही आरएनए बनता चला गया, ऐसे डीएनए बनता चला गया। कुछ ये चीजें जुड़ती चली गई, कुछ ये चीजें बोली गई थी ओपरिन और हाल्डेन ने। अब हुआ ये कि इन लोगों ने ये हाइपोथेसिस दी थी, लेकिन इस हाइपोथेसिस को एक्चुअली केमिस्ट्री की लैब में बैठ के
उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? द आंसर विल बी द एसएल मिलर। अब देखो ये क्या है? एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट इन अ क्लोज्ड फ्लास्क और कंटेनिंग, देखो क्या क्या, आपका CH4 हाइड्रोजन और देखो NH3, साथ में क्या थी? वाटर वेपर, और एट द सेम टाइम देखो जो टेंपरेचर था वो 800 डिग्री था। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। ये देखिए कि इन 1953 यहां पर आप लोगों को सन भी दी गई है। कह रहा ना एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, क्रिएटेड कर दी सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल और ही क्रिएटेड एक्चुअली द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग, और ये देखिए CH4 H2 NH3 साथ में क्या? वाटर वेपर और 800 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन और कंफ्रंट करा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखना कौन है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां से और दे रहा हूं, और वो ध्यान से देखो क्या है। वो ये है कि सर 800 डिग्री तो है ही है, लेकिन ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब जरा एक मिनट रुके रहना। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसका मतलब एसएल मिलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसको सबसे पहली चीज क्या मिली थी? द आंसर विल बी अमीनो एसिड। लेकिन उसने अपने एक्सपेरिमेंट को रोका। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये देखो इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब फिर सिमिलर एक्सपेरिमेंट को दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने भी किया, और जब उन्होंने किया तो देखो क्या हुआ? अदर्स ऑब्जर्व्ड एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, और देखिए साथ में नाइट्रोजनस बेसेस, पिगमेंट्स और फैट, ये भी चीजें मिलती चली गई। तो आई बात समझ में या नहीं आई? इसका मतलब एसएल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसको अमीनो एसिड मिले, लेकिन अदर लोगों ने जब किया तो उनको और चीजें भी मिली। ये भी एक फ्रेम्ड क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए जरा ये बताइए, ये कह रहा है सर लिजर्ड लाइक रेप्टाइल हैं जो गेव राइज टू द डिफरेंट डायनासोर, ये इन लोगों ने डिफरेंट डायनासोर को जन्म दिया। सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। और अब ये कह रहा है कि जब मॉडर्न रेप्टाइल और बर्ड्स को जन्म दिया, किसे किसे? देखो डिफरेंट डायनासोर को जन्म दिया, मॉडर्न रेप्टाइल जो आज के हैं उन्हें जन्म दिया, और बर्ड्स को जन्म दिया। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझा दूं कि अर्ली रेप्टाइल इधर आ गए। ध्यान से देखना, मैं भी आपको पिक्चर दिखा रहा हूं यार, परेशान मत हो जाओ तुम लोग। देखो अर्ली रेप्टाइल यहां आ गए। आपको मोटी मोटी बात ये समझनी है कि अर्ली रेप्टाइल से दो ब्रांच निकली, एक इधर को एक इधर को। एक तरफ आए हैं सेरोप्सिड, सेरोप्सिड का मतलब सारा, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करिए। सारा मतलब सारा, तो सारे से मेरा मतलब यह था कि बहुत सारी डायवर्सिटी जो बनाएंगे वो सारा बनाएंगे, सेरोप्सिड। लेकिन यहां कौन है? साइनैप्सिड। और साइनैप्सिड देखो, साइनैप्सिड से ह्यूमन बने हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। ह्यूमन का मतलब यह हुआ कि जब तुम लोग अनअकैडमी में पढ़ते हो तो यहां पर तुम्हारी पीटीएम होती है। पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और पीटीएम का मतलब होता है प्लीकोसॉर, थेरेप्सिड और मैमल। ध्यान से देख लेना मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। सेरोप्सिड का मतलब सारा, मतलब मैमल को छोड़ दे बाकी सारी चीजें सेरोप्सिड से ही आई हैं। और साइनैप्सिड में तुम आते हो इसलिए पीटीएम करवा लेना अपनी। तो साइनैप्सिड से जो बने हैं, पहले कौन आए? प्लीकोसॉर, प्लीकोसॉर कन्वर्ट हुए थेरेप्सिड में, थेरेप्सिड से शायद कहीं ना कहीं जाके मैमल बने। नाउ आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आइए अपनी एनसीईआरटी उठाइए पहले तो, और ध्यान से देखिए यहां पर लिखा सेरोप्सिड और ये लिखा है सिनैप्सिड। अब आओ देखो, सिनैप्सिड से पहले कौन बने? ये बने प्लीकोसॉर। प्लीकोसॉर के बाद किसकी लीनियज है? देखिए थेरेप्सिड, और थेरेप्सिड के बाद फाइनली ये देखिए मैमल। अब मैमल के बाद में बर्ड, ये सब के सब सारा से बनेंगे। सारा स्टैंड्स फॉर सेरोप्सिड। तो देखो एक इधर, एक सीधी, एक यहां से देखो ये एक्सटिंक्ट हो गए, यहां से यहां गया बर्ड। आई बात समझ में? यहां से आए और इसके बाद देखो एक ये इधर बन गए क्रोकोडाइल, इधर से ये बन गए, इधर से ये बन गए। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। और एक चीज यहां से गायब कर दो, और वो ये वाली थी कि सर यहां से ये वाला पॉइंट मैं किसी और कलर से बना देता हूं ताकि ये अलग ही दिखाई पड़े। और ध्यान से देखिए ये आ गया सेरोप्सिड, ये इससे कौन बने हैं? मैमल। तो मात्र एक ब्रांच आपको मैमल की तरफ लेके जा रही है, बाकी सारी की सारी आपको कहां से लेके चलनी है? सारा अली खान से, सेरोप्सिड से लेके चलनी है। आई बात समझ में या नहीं आई? आइए देखिए पीछे की तरफ। अब देखो ये पूछ रहा है कि जिससे बना, और मुझे लगता है आंसर आप लोगों को मिल गया कि सर ये है सेरोप्सिड। इसका मतलब सीलोकैंथ क्या है? अगेन क्वेश्चन निकालो फटाफट। सर सीलोकैंथ का मतलब हो गया ये वही मछली है लोबफिन जो एक्चुअली एक्सटिंक्ट, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट 1938 में पकड़ी गई थी। सुनो आके देखो लोबफिन्स, ये लोबफिन्स हैं, ये वही हैं जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट में किस में कन्वर्ट हुई? एम्फीबियंस में। ये कौन है? साइनैप्सिड। साइनैप्सिड से फाइनली पीटीएम करने के बाद में मैमल बना दो। हर ये बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए समय कम है, समय की तंगी है थोड़ी, लेकिन चलेंगे आगे। आइए जरा खोपड़ी की बात कर लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि भैया एनसीईआरटी का पैराग्राफ छोड़ मत देना, फंस जाओगे तुम लोग, पढ़ो इसे जल्दी। ये कह रहा है कि दिस क्रिएचर was called the first human like being hominid, और देखो क्या नाम है, होमो हैबिलिस। और ध्यान से देखिए होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 थी। इसका मतलब मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये है 650 से कितना 800। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रेडी हो गया। दूसरा उठाइए, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ये क्वेश्चन यहां से बना लो, आप पूछे जा सकते हैं कि क्या होमो हैबिलिस मीट खाते थे, तो आपने बोला सर दे डू नॉट या प्रोबेबली डू नॉट ईट मीट। आगे आओ, फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज, और वो कौन सी थी, होमो इरेक्टस। अब देखो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि फॉसिल रिवील स्टेटमेंट पूछेगा, फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा 1981, क्या रिवील किया, द नेक्स्ट स्टेज, और यहां हैशटैग लगा के आपसे ब्लैंक भरवा लेगा या फिर स्टेटमेंट सही या गलत करवा लेगा। तो वो कौन है, होमो इरेक्टस। सुनो, अब होमो इरेक्टस जो है 1.5 मिलियन ईयर अगो, और देखिए होमो इरेक्टस हैड द लार्ज ब्रेन, और देखो कितना है, देखो लार्जेस्ट मत बोल देना, आई सेड लार्ज ब्रेन, और लार्ज ब्रेन कितना है सर, ये है 900 के आसपास। बहुत ध्यान से देखिए 900 है ना, कहां गया इरेक्टस, और ये देखिए अरे क्या हो गया, होमो इरेक्टस, यस। और उसके बाद होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, हाँ ये थे जो क्या खाते थे, मीट खाते थे। अब आ गया एक और दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, द निएंडरथल मैन विद ब्रेन साइज देखो कितना है 1400। तो पहले मुझे ये बताइए ये कौन आ गया, इरेक्टस किधर है इसमें लिखा हुआ, ये आ गया, इसको चुपचाप से कितना रख दो सर, 900 रख दूंगा। उसके बाद में निएंडरथैलेनेसिस आ गया, ये भी जीनस को दिखा रहा है, और आप ध्यान से समझ लीजिए ये कितना है सर, ये चला जाएगा 1400 के आसपास, और बात को खत्म कर दीजिए। आई बात समझ में या नहीं आई? तो सबसे पहले कौन आएगा, होमो हैबिलिस, उसके बाद आएंगे कौन से, इरेक्टस के बाद में फाइनल आप कौन उठाएंगे, निएंडरथल, और उसके बाद एंड में आप किसे देते हैं, द आंसर विल बी द होमो सेपियंस। आई होप ये बात आप लोगों को यहां पे समझ में आ गई है। और देखो निएंडरथल में क्या लिखा, लिव्ड इन द नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर बैक, एट दे यूज हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। अभी मैंने आपको ये चीज बताई है कि ये खेल क्या था। चलिए आगे आइए, अब ध्यान से देखना, अ साइंटिस्ट 69 जनरेशन तक ड्रोसोफिला को इन्होंने डार्कनेस में रखा। इवन आफ्टर दैट फ्लाई हैड द नॉर्मल आई, दिस डिस्प्रूव दैट द लॉ ऑफ। रुको एक मिनट, रुक के सुन लेना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। जब लेमार्क सर ने यह बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, ऑर्गन का यूज करोगे तो वो डेवलप्ड होगा, ऑर्गन को यूज नहीं करोगे वो रिग्रेस में चला जाएगा, ये लेमार्क सर का कहना था। जैसे उन्होंने कहा सांपों की पूंछें होती थी, पूंछ नहीं सॉरी हाथ पैर होते थे, लेकिन जब सांप ऐसे करके झाड़ी में तेजी से भागता था तो उसके हाथ अटकते थे, तो उसने हाथों को ऐसे लगा के ऐसे भागना शुरू कर दिया, तो फिर कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, सांप के हाथ पैर खत्म हो गए। हाँ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एक काम वो ये किया, अब एक साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने क्या किया, 69 जनरेशन तक ड्रोसोफिला को अंधेरे में रखा। और क्यों रखा, कहना सर मैं ये देखना चाहूंगा कि जब ये आंख से अपने काम ही नहीं कर रही है तो क्या इसकी आंखों में कोई बदलाव आएगा, क्या आंखें खत्म हो जाएंगी? अरे खत्म होना छोड़िए, उसकी आंखों का साइज छोटा भी नहीं हुआ। अगर छोटा भी हो जाता ना तो भी हम ये कह सकते थे कि हाँ एक काम करो 69 तक रखा है, 169 तक करके देखो शायद गायब हो जाएं, लेकिन छोटा भी नहीं हुआ, गायब करना बड़ी दूर की बात है। फिर वीशमान साइंटिस्ट आपने थोड़ा सा सुना होगा कि उन्होंने बताया कि देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्म, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटोप्लाज्म, और एक चीज होगी जिसे आप कहेंगे जर्म प्लाज्म। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे बताइए कि आप किसको डिस्प्रूव कर रहे हैं, तो सिंथेटिक थ्योरी को नहीं कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन को नहीं कर रहे हैं, दरअसल हम कर रहे हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। दरअसल लेमार्क का कहना था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का मतलब अगली जनरेशन में जाएंगे। दरअसल इस साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि ऐसा नहीं होता है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया। ये देखिए ध्यान से देखिए, तो लेमार्क के बारे में, ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु इज अटेम्प्ट टू फोरेज द लीव्स ऑन टॉल ट्री हैड टू अडैप्ट बाय इलोंगेशन देयर नेक्स। इसका मतलब जब वो उचकते थे तो उनकी गर्दनें लंबी होती चली गई, एज दे पास्ड ऑन दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर टू द इलोंगेटेड नेक टू द सक्सीडिंग जनरेशन। तो अगली जनरेशन में लंबी लंबी गर्दन वाले जिराफ आते चले जाएंगे। ये तो वही हुआ कि आज मैं जिम ज्वाइन कर लूं और जिम ज्वाइन करके खूब जिम करूं, एक वैसा हल्क बन के मैं तैयार हो गया। और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वो भी हल्क बन के आया। बोले पापा के अंदर एक्वायर्ड कैरेक्टर था, मेरे भी अंदर आएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो मैंने अपनी जिंदगी में किए अपने ऊपर, वो अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। और अगर मेरे जर्म प्लाज्म में अगर कोई चेंज हो गया जहां से स्पर्म बनना है, तो वो अगली जनरेशन में जाएगा। समझो
आगे बढ़ो तो देखो, तो स्लोली ओवर द इयर्स केम टू अक्वायर लॉन्ग नेक, और देखो क्या लिखा, नोबडी बिलीव दिस कंजक्टर थ्योरी एनीमोर, किसी ने विश्वास नहीं किया। चलो आगे देखते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर थी, तो क्या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ना, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था वो तो आपका डार्विन सर ने दिया ही नहीं था, वो तो आपको लेमार्क सर दे रहे थे। आगे देखो, क्या म्यूटेशन, नहीं। इनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ ये सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक, अगर मेरे सगे भाई बहन की मैं अपनी बात करूं तो वो भी सेम नहीं है। सगा भाई बहन छोड़िए, अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो वो भी सेम नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आप पूछोगे सर किस लेवल की बात चल रही है, अरे सोचने समझने की शक्ति अलग हो सकती है, किसी क्वेश्चन को, किसी पजल को सॉल्व करने की शक्ति अलग हो सकती है, बॉडी फिजिकली उनकी शक्ति अलग हो सकती है, इसका मतलब वो चेंज होते हैं। आपकी एनसीईआरटी इस बात को साफ साफ लिखती है, नो इंडिविजुअल्स आर अलाइक, सेम नहीं होते। इसका मतलब उनमें से कुछ पॉपुलेशन जो बिल्ट होगी उनमें से कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनके अंदर अच्छे वेरिएशन होंगे, और वैसे वेरिएशन, ऐसी वैरायटी उनको एनवायरमेंट में बेटर यूटिलाइजेशन करवाने की कोशिश करेगी, इसलिए वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे और वो फ्लरिश करेंगे कॉस्ट ऑफ अदर। तो जो बाकी हैं जो फ्लरिश नहीं कर पा रहे, जैसे लंबी गर्दन के जिराफ जो थे वो फ्लरिश कर पा रहे थे, किसके कॉस्ट पे, छोटी गर्दन वालों के। उनको ना तो खाना प्रॉपर मिल पा रहा था, ना मेट मिल पा रहा था। भाई खुद ही सोचो, जो जिराफ फीमेल वाली होगी, फीमेल जिराफनी जिसे हम कहेंगे, वो भी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, समझिए, वो भी लंबे जिराफ की तरफ अट्रैक्ट होगी जिसकी गर्दन लंबी है, वो खाना ला सकता है, छोटे वाले की तरफ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमिनेट होगा एनवायरमेंट से। आगे आइए और देखिए, चेंज ड्यू टू द यूज एंड डिसयूज, अरे भाई ये लेमार्क ने दिया था, आंसर शुड बी 3, लेकिन अब मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी बात। ये कह रहा है, कहां से पढ़ूं इसको, द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो, पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। आप समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी के ही अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज बताई गई है कि अगर मैं किसी बीकर में, बीकर मत बोलिए, किसी पेट्री प्लेट के अंदर अगर मैं बैक्टीरिया की एक कॉलोनी रख दूं, वो अच्छे से ग्रो कर रही है, और अचानक से मैं उनका मीडियम चेंज कर दूं, तो होगा ये कि कुछ ऐसे होंगे जो तुरंत मरेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी अपने अंदर क्या लेके आ रहे होंगे, चेंज। समझिए, देखो ये क्या कह रहा है, एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज रियलिटी आर लिमिटेड, इसका मतलब पॉपुलेशन साइज बढ़ता जरूर है लेकिन रहता लिमिटेड है। कारण क्या है, क्योंकि इतने लंबे पॉपुलेशन साइज में थे, सब जिंदा नहीं रहते। इसका मतलब जिंदा वही रहेंगे, मैं 50 बार बोल चुका ये बात, जिंदा वही रहेंगे जिनके अंदर अडेप्टेशन करने की कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। ये भी एक क्वेश्चन उठाइए कि डार्विन जो बार बार फिटेस्ट की बात कर रहे थे, कौन से फिटेस्ट की बात कर रहे थे, द आंसर इज रिप्रोडक्टिव फिट। आई बात समझ में? इधर देखिए, अब ये कह रहा है मींस देयर हैड बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। हाँ भाई, 100 बच्चे पैदा हो गए, 100 के 100 बच्चे, भाई एनवायरमेंट में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हुए ना भाई, पानी, खाना, जो मेट है, शेल्टर है, ये सब लिमिटेड है। तो इन सब में क्या लगेगा, एक कंपटीशन लगेगा कि मैं रहूंगा और मैं रहूंगा, ये मेरा है, ये मेरी है। समझने की कोशिश करिए, ये खाना मेरा है, ये खाना तेरा है, और इसमें जब कंपटीशन लगेगा तो हर कोई नहीं जीत पाएगा, इसमें से जीतेंगे वो जो फिट होंगे, इसीलिए जो नहीं जीतेगा वो एनवायरमेंट से एलिमिनेट होगा। आइए और ध्यान से देखिए, ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ऐसी ऐसी लाइनें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो वाकई इतना कमाल करेंगी आप लोगों के सिलेबस में। देखो, दैट कुड नॉट फ्लरिश, तो ये कौन जिंदा रहे, सम सर्वाइव्ड, किसके कॉस्ट में, जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो फ्लरिश नहीं कर पाए। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। अब सुनो मेरी बात, नोवेल्टी और ब्रिलियंट इनसाइट किसे कहते हैं? एक होती है साइट, नजर, एक होती है इनसाइट, पार की नजर, और एक होती है ब्रिलियंट इनसाइट। इसका मतलब जहां से तुम सोचना बंद कर दोगे, उससे कहीं दूर जाके ये साइंटिस्ट लोग सोचना शुरू करते हैं। देखो, डार्विन की ब्रिलियंट इनसाइट दिखाता हूं आपको। ये कह रहे हैं कि ही असर्टेड, उसने ये बताया कि वेरिएशंस व्हिच आर हेरिटेबल एंड व्हिच मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर। लेकिन किसके लिए? इसने कहा फॉर फ्यू। इसका मतलब यूटिलाइजेशन को बेटर अडेप्ट या बेटर यूज सब नहीं कर पाएंगे, कुछ ही करेंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे एलिमिनेट करिए, उनको हटाइए, उनको नेचर उनको सेलेक्ट नहीं करेगा। आगे देखिए, अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। और वही हैं जो रिप्रोडक्शन भी करेंगे और अपने जैसी प्रोजेनी पावरफुल एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, नेचर में छोड़ेंगे, और फिर आप जानते हैं कि ऐसे करके ये जनरेशन टू जनरेशन सक्सेशन आता रहेगा। आगे बात समझ में इतनी या नहीं आई है? चलो और आगे देखिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया, तुमने टिक मार दिया, बात खत्म?
तुम्हें ये लगता है? अगर ऐसे कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। एक क्वेश्चन में जो बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी समझिए, ध्यान से देखो। बिग बैंग थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लेमाइटर ने दी थी, लेकिन आप एक चीज समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग। एक मिनट रुकिए, देखो आपको बिग बैंग समझाता हूं, और ऐसा समझाऊंगा कि शायद समझाया नहीं होगा किसी ने। देखो, बिग बैंग ये कह रहा था कि मेरे पास इस तरीके का एक यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में डेंसिटी बहुत है, इसका मतलब सघन, और अगर डेंसिटी बहुत है तो टेम्परेचर बहुत है, और टेम्परेचर बहुत है तो केमिस्ट्री पढ़िए थोड़ी सी, आपको ये चीज समझ में आएगी कि सर उसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनको आपस में जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि हीट बहुत थी, एनर्जी बहुत थी। लेकिन जैसे ही बिग बैंग थियरी आई, या बिग बैंग का मतलब होता है एक ऐसा विस्फोट अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म। मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूं कि हिंदू धर्म क्या कह रहा है, मुस्लिम धर्म क्या कह रहा है, मुझे झगड़े नहीं झगड़वाने हैं, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो बायोलॉजी बता रही है, समझने की कोशिश करिए। तो बिग बैंग थ्योरी देखो ऐसे, यूं यूं बम से बम फटा, इतना बड़ा कि फिजिकल टर्म में आप इसे जान ही नहीं सकते कि कितने हजारों करोड़ों किलोमीटर तक फैला। और जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर डाउन हुआ, समझने की कोशिश करिए, और जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ मिलने का मौका मिला, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब जुड़े तो फिर एक सिमिलर और बहुत ही सिंपल टाइप के क्या बनने शुरू हो गए, एटम्स, जैसे हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, और फिर ये एटम जब बन गए प्रिमिटिव टाइप के तो उनके बाद जब ये आपस में जुड़ते गए तो फिर एलिमेंट, और फिर कंपाउंड, एंड देन उसके बाद में बायोमोलिक्यूल, और उसके बाद में प्रोटोबायंट, एंड देन फाइनली द सेल इज बीइंग फॉर्म्ड। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए तो ध्यान से देखो, ये लेमाइटर ने दिया था, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए रखा है ताकि मैं तुम्हें ये बता पाऊं। देखो, बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट करती है एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहली बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ मत बोल देना, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात नहीं चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और इधर देखो, इट टॉक्स अबाउट द सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट, और देखो अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म। अगर आप मुझसे कहेंगे सर फिजिकल टर्म में बताइए कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, मैं नहीं बता पाऊंगा, अनइमेजिनेबल इन द फिजिकल टर्म। और ध्यान से देखिए, यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, इसीलिए टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जुड़ने का मौका मिला, एंड देन फाइनली आप कहेंगे हाइड्रोजन हीलियम जैसी चीजें बनी, और फिर इसके बाद में कैरी ऑन रखते रहिए, फिर एक बार ओजोन बनेगी, और ओजोन बनेगी तो एक बार टेम्परेचर और डाउन होगा, वो दूसरा ड्रास्टिक चेंज होगा आप लोगों की दुनिया के अंदर। जब टेम्परेचर डाउन दूसरी बार हुआ तो फिर ओजोन के आ जाने की वजह से टेम्परेचर धरती पर पहुंच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो पानी था वेपर की फॉर्म में वो बारिश बन के नीचे गिरने लगा, खड्डों में गिरने लगा, ओशंस बनते चले गए, और ओशंस के अंदर फिर ये सारे केमिकल बारिश की वजह से जब नीचे गिरते थे तो इनमें आपस में क्या होनी शुरू होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो आपस में क्या करने का मौका मिला, रिएक्शन, और उसकी वजह से फिर सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते चले गए, बाद में फिर पॉलीमर बनते चले गए, एंड देन सो ऑन। पढ़ के तो देखिए, अगर मजा ना आ जाए तो पैसे वापस। एक मिनट, कौन से पैसे वापस? तुमने मुझे क्या दिया है? सॉरी, मजाक में कह रहा हूं, आगे आओ। अब इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवरेट आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमर। अब देखो, आप कहोगे सर एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? अरे आप जानते नहीं एस्ट्रोनॉमर को, खगोलीय विज्ञान। देखो इधर कह रहा है स्पेशल क्रिएशन, ना स्पेशल क्रिएशन नहीं, आप समझो, स्पेशल क्रिएशन जो था वो दरअसल फादर सोरेज की दी हुई थ्योरी थी, और उसमें 3 कैनोटेशन थी। अब मुझे कमेंट में लिख के बताओ वो 3 कैनोटेशन क्या थी, तुम में से जो बता देगा उसको मैं पर्सनली जाकर रिप्लाई करूंगा और उस बच्चे को सैल्यूट करूंगा, नीचे कमेंट में बताना। कॉस्मिक पेंसपर्मिया, हाँ ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि सर अर्थ जो बनी है ना वो इसलिए बनी है क्योंकि बाहर से क्या आई है, बहुत ज्यादा क्या आई है, मान लीजिए क्या बोलूं मैं, बाहर से ना स्पोर की फॉर्म में लाइफ आ गई और अर्थ पे आके वो इकट्ठी हो गई। देखो, डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये कह रहे हैं सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ये कहीं बाहर से आई है, और अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर वर ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, और पेंसपर्मिया जो है वो स्टिल एक फेवरेट आइडिया है किसका, एस्ट्रोनॉमर के लिए। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी हैं, जरा ध्यान से उनको समझते रहिए। क्लियर है? तो आगे बात समझ में कि कॉस्मोइक की बात कर रहा है। आगे बढ़ो, चलिए जरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा कमाल का डेटा है। देखो ये कह रहा है कि विच मेथड या फिर डिवाइस सुटेबल फॉर, कह रहा है मैन हु डज नॉट वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। तो बताइए मैन के लिए, पहली बात तो फीमेल के लिए बात नहीं हो रही है, मैन के लिए बताइए। तो आप बोलोगे सर कॉन्डोम फॉर फीमेल, भाई
मेल है वहां पर, तो वो फीमेल का कॉन्डम यूज नहीं करेगा, तो ये वाला पहला ऑप्शन है, यहां से आप हटाइए। दूसरा ट्यूबेक्टमी, अरे दादा ट्यूबेक्टमी जो है वो ट्यूब काटी जाती है, फेलोपियन ट्यूब, वो तो फीमेल का पार्ट हुआ। फिर आएगा एक वेसेक्टमी, हाँ वेसेक्टमी में आप किसे काटते हैं, वास डिफरेंस को काटते हैं, और वेसेक्टमी में वास डिफरेंस कटेगी, इसका मतलब ये मेल के लिए बिल्कुल सुटेबल है, आंसर विल बी 3। और देखो माला डी यानी पिल्स, पिल्स जो हम लोग खाते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन की, वो पिल्स फीमेल खाती है, मेल नहीं खाता है। मुझे लगता है इस पर मुझे कुछ और नहीं बोलना चाहिए, आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली लीगलाइज्ड कर दिया एमटीपी को 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। पहली बात सुनो ध्यान से, तुरंत एनसीईआरटी खोलो, ये देखो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी 1971 विद सम रिस्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। क्या आपको नहीं लग रहा कि सीधे सीधे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है? समझाओ मुझे, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, सच रिस्ट्रिक्शंस ऑल मोर इंपॉर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड, जो लड़कियों को हम मार देते हैं गर्भ के अंदर बोलूं नहीं, मदर के उसमें यूट्रस के अंदर ही हम लोग उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड। तो देखो यहां क्या कह रहा है, सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल मोर इंपॉर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो देखो ये क्या लिखा हुआ, फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट वन आर नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ये आ गया, कहां आएगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, वो आप भी देख सकते हैं, तो दोनों की दोनों करेक्ट है। अब मैंने आपको ये पैराग्राफ क्यों रख के दिखाया, मैं आपकी नजर वहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। आओ आगे आओ फटाफट। देखो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा, देखिए सर्जिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, याद रखना। आगे, सहेली एक वंस अ वीक पिल है, हाँ बिल्कुल, और ध्यान से यही देख लीजिए ये नॉन स्टीरॉइडल भी है। और क्या होता है इसके अंदर, सेंट क्रोमन, बस इतना भी लिख देंगे काम चल जाएगा। आगे देखिए, आईयूडी कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, बिल्कुल सही है, मैं यहां दिखा रहा हूं। और हार्मोनल इंप्लांट कंटेन प्रोलैक्टिन, ना ये कब से हो गया, हार्मोनल इंप्लांट जो सबकुटेनियस में लगाए जाते हैं उनमें कभी भी प्रोलैक्टिन नहीं होता, तो उनमें क्या होता है सर, उनमें भी वही प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है लेकिन आप प्लीज उसको मैनेज करिए। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आंसर देखना, शायद ये वाला चला जाएगा। आंसर मिलना बड़ी बात थोड़ी ना है, वो तो यूं चुटकियों में मैं लिख के बता दूंगा, ये रहा आंसर। अरे आंसर आया कैसे, और जो बाकी हैं वो आंसर क्यों नहीं है, पहले वो तो समझो, तभी ना बात बनेगी भाई। ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन खा लो, या फिर आईयूडी खा लो 72 घंटे के अंदर। ओ सॉरी, आईयूडी खाई नहीं जाती है माय डियर, आईयूडी को इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, खाना गलत बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आगे आइए, ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। और देखिए, सर्जिकल मेथड आल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, और क्या क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को। मैंने ये पैराग्राफ रखे ही इसीलिए है कि एक बार ना दिमाग में तुम्हारे ये बैठ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिव द आंसर फॉर करेक्ट मैच। करेक्ट मैच के लिए जरा आंसर बताइए, मतलब करेक्ट बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि सर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। अब इधर देखो क्या लिखा है, ये कह रहा है यहां पर, देखो ध्यान से देखना, इंश्योर 8 ब्लास्टोमियर टू कंप्लीट, कहा गया, फेलोपियन ट्यूब जिफ्ट हो गया, एम्ब्रायो, देखो एम्ब्रायो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, इसे हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, मतलब आईयूटी। इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ आईयूटी। आई बात समझ में। अब दूसरा देखो, अब ये कह रहा है स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। यू कैन इमेजिन कि ये देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से क्या होता है, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्योर है जिसमें एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो आईसीएसआई होना चाहिए। आ रहा समझ में। देखो, जाइगोट और अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ये लिखा हुआ है कि जाइगोट, ये देखो जाइगोट और क्या, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो विद कितना, अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसे हम कहेंगे जिफ्ट। जिफ्ट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। लेकिन ध्यान से समझ लेना, जिफ्ट इन विट्रो फर्टिलाइज है,
जिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने किया है वो इन विट्रो है, लेबोरेटरी में हुआ है, बॉडी के अंदर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे किसी डोनर से आपकी बॉडी में क्या देना पड़ जाए, गैमीट, मान लो स्पर्म या ओवा, तो फिर मैं उसे गिफ्ट में रखता हूं। गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसे हम गिफ्ट में नहीं रखते। और गिफ्ट की बात अगर वो करेगा तो इन विवो फर्टिलाइजेशन है, विट्रो नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? ये देखिए गिफ्ट कह रहा है, तो गिफ्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इस चीज को हम गिफ्ट कहते हैं। अब आंसर मैच कर लो तुम लोग, मैं हट जा रहा हूं सामने से। जो करना है करो, मुझसे इतना काम मत कराओ, खुद कुछ भी करो, कुछ भी खुद भी करो, मतलब ये कह रहा हूं मैं। चलो देख ही लिया होगा ये हो। इधर आइए, गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और देखो स्टार्ट कब हुआ था? द आंसर इज, सर मुझे लगता है ये 1951 में। आप इधर देखिए, फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। सीधे सीधे एनसीईआरटी का आपको मैं एग्जांपल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में आप लोगों को या नहीं आ रही है? बहुत काम का डेटा है यहां पर। देखिए, विच वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, पूरा एक बार पैराग्राफ देख लीजिए। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate action plan and program at the national level to attain the total reproductive health as a social goal। ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फंसेगा। कितना वाइड स्पेक्ट्रम खोल रहा हूं मैं आपके सामने, आपकी एनसीईआरटी का। आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखो, इधर देखिए, ये कह रहा है कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो मेरी बात ध्यान से समझो, बैरियर मेथड क्या करते हैं भाई? पहले ये बताओ बैरियर मेथड होते क्या है? तो आप बोलोगे सर कॉन्डम बैरियर है, डायफ्राम बैरियर है, समझ रहे हैं, और आपके सर्वाइकल कैप बैरियर है। इसका मतलब जो फिजिकल एंट्री को या फिजिकल मीटिंग को रोकें स्पर्म और ओवा की। तो मुझे बताइए, क्या बैरियर मेथड प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को? द आंसर इज यस। हाँ सर करते तो हैं। इधर देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो अंदर पहनी जाती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कॉपर टी या फिर कॉपर 7 पढ़े हैं ना। देखो कह रहा है इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को, क्योंकि कॉपर रिलीज होता है। साथ में देखिए, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो होते हैं वो प्रिवेंट और रिटार्ड करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म की, प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सही कह रहा है। लेकिन इधर देखना, वेसेक्टमी में हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को काटते हैं। मेरी बात समझो, वेसेक्टमी में हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर वास डिफरेंस को काटते हैं मेल के अंदर। भाई वास डिफरेंस ही तो काटा है, स्पर्म बनाने के लिए जो टेस्टीज हैं वो थोड़ी काट दी आपने। तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस रुकेगा? द आंसर विल बी नो सर, नहीं रुकेगा। इसका मतलब क्या लिखा? वेसेक्टमी कह रहा प्रिवेंट कर देगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जो गलत है। वेसेक्टमी जब होती है तो फिर स्पर्म एक्चुअली बनते हैं, वहीं मर के रीयूटिलाइज भी हो जाते हैं, लेकिन वो बस यूरिथ्रा तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। इसे आम लैंग्वेज में नसबंदी भी कहा जाता है। तो आप समझेंगे कि वेसेक्टमी आ गई और प्रिवेंट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसने पूछा था कि डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन, और ये मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया आगे, फॉलोइंग ऑफ हार्मोन आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी समझाइए कौन सी है? तो देखो, लिपेस लूप हार्मोनल नहीं है, प्लास्टिक की बनी हुई है। कॉपर 7 हार्मोनल नहीं है, कॉपर है। LNG-20 लीवोनॉर्जेस्टिरोल, आओ इधर मैं दिखा रहा हूं। देखिए, अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। अब ये भी समझ लेना, इसका मतलब इसको एक एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर ही इंसर्ट करेगा, खुद नहीं कर पाओगे आप। इसका मतलब ये भी एक फ्रेम्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए ध्यान से, दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड, जैसे आ गया आई आपका लिपेस लूप। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, लिपेस लूप एक नॉन मेडिकेटेड। अब आप पूछोगे सर नॉन मेडिकेटेड है, इसमें कॉपर भी नहीं है, इसमें ड्रग भी नहीं है, इसमें हार्मोन भी नहीं है, तो फिर ये काम कैसे कर रही है? अब है आइडिया किसी को भी कि ये लिपेस लूप काम कैसे कर रही है आइडिया आपको? आपको कोई आइडिया नहीं है, मैं बता रहा हूं। दरअसल ये जो लिपेस लूप होती है ये भी टी की तरह है, और ये टी की तरह है तो इसके किनारों पे ना एजेस हैं। एजेस मतलब धार, चाकू की धार जैसा नहीं होता, हल्के हल्के धारें लगी हुई हैं इसमें, जैसे ये पेन में आप देख रहे हैं। तो जब ये फीमेल की बॉडी में हम पहना देंगे यूट्रस में, तो जब फीमेल चलेगी तो उसमें माइनर डिग्री की इंजरी कॉज करेगा। माइनर डिग्री का इंजरी का मतलब हल्का सा घाव क्रिएट करेगी, और जब घाव क्रिएट करेगी हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, तो फिर वहां पे WBC का काउंट बढ़ जाएगा। आप भी समझिए, घाव बढ़ने पर WBC का काउंट बढ़ता है, और WBC का काउंट अगर बढ़ गया तो फिर आपके यूट्रस में स्पर्म जब आएगा तो फिर ज्यादा WBC का मतलब ज्यादा फेगोसाइटोसिस होगा। अब आई बात समझ में आपको या नहीं आई? लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार ये WBC बढ़ाने वाला कंसेप्ट तो बढ़िया है, कुछ और किया जाए, नहले पे दहला। तो देखो फिर किसने क्या बोला, सर कॉपर लपेट दें।
कॉपर की वायर डालें ताकि कॉपर भी रिलीज हो, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाए, मोटिलिटी भी कम हो जाए। हाँ यार, आइडिया तो बढ़िया दे रहा। फिर किसी ने बोला सर हार्मोन वाला बना दे। हाँ सर, हार्मोन वाला भी बनाइए। तो हार्मोन क्या छोड़ेगा वहां पर? लीवोनॉर्जेस्टेरोल, जो कि प्रोजेस्टेरॉन है, सिंथेटिक। समझो। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द नॉन मेडिकेटेड में। पहला क्वेश्चन तुम लोग यार यहां से उठा ही लो पहले कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी अगर पूछ ली तो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए? सर लिपेस लूप। दूसरा देखिए, कॉपर रिलीजिंग में देखो कितनी रखोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। कॉपर रिलीजिंग में आप कहोगे सर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये तीनों किस में आ जाएंगी? कॉपर में आएंगी। और आगे देखिए, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईडी में देखो कौन है? प्रोजेस्टासर्ट है और LNG20 है। LNG20 सिंपली स्टैंड्स फॉर लीवोनॉर्जेस्टेरोल। आगे देखिए आईयूडी इंक्रीज करती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयन क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी, एंड दैट्स ऑल। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। तो मल्टी लोड क्या है? ये कॉपर है, ये आ गई हार्मोनल कॉपर, ये कॉपर की है, और ये आपके नॉन मेडिकेटेड है। मुझे लगता है पूरे क्वेश्चन पे हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया है। आई होप इट्स फाइन। चलो आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इधर आइए। ये कह रहा है सर कॉन्ट्रासेप्शन है मेरे पास एक दवाई, नाम है इसका सहेली। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि दरअसल सहेली जो है ये नॉन स्टीरॉइडल है। पहली बात बहुत ध्यान से समझ लेना, ये नॉन स्टीरॉइडल है। इसका मतलब इसमें ना तो ईस्ट्रोजन होगा, ना प्रोजेस्टेरॉन होगा, ना ही इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन होगा। इसका मतलब इसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सेक्स हार्मोन कोई से भी नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी हार्मोन स्टीरॉइडल होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। तो फिर इसमें है क्या? इसके अंदर है ऑर्मेलॉक्सिफिन। हम उसको सिंपली क्या बुलाते हैं? सेंटक्रोमिन। आपसे वो पूछेगा नहीं, लेकिन बस मैंने आपको बता दिया। सेंटक्रोमिन की स्पेलिंग गलत हो रही है, सेंट CHROMEN, सेंटक्रोमिन। बस ये समझ लीजिए। आप मुझसे पूछेंगे सर इसका फंक्शन भी समझाओ, तो मैं बताता हूं। तो ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये यूट्रस आ गया, और इस यूट्रस में ये लाइनिंग आ गई, ये लाइनिंग आ गई। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या आपको एक बात पता है? देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे। आप बताइए मुझे, यूट्रस की लाइनिंग में प्रोलिफरेशन करने के लिए कौन आता है? भाई साहब, अगर आपने इसका मुझे आंसर कर दिया ना, तो मैं समझूंगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल तुम्हारे टीचर ने तुमको बहुत बढ़िया से पढ़ाई है। मैंने पूछा है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का प्रोलिफरेशन कौन करने आएगा। मैं मेंटेन की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोलिफरेशन। देखिए, प्रोलिफरेशन करने के लिए ईस्ट्रोजन मुझे चाहिए, और ईस्ट्रोजन के यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर। इसका मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन जब यहां से चलेगा, तो कहां जाके बाइंड होगा? अपने रिसेप्टर पे। और रिसेप्टर पे अगर वो बाइंड हो गया तो आप क्या बोलेंगे? सर अब प्रोलिफरेशन होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने सहेली खिला रखी है उसको, और सहेली खिला रखी है तो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो गए या मॉड्यूलेट हो गए हैं, तो फिर ईस्ट्रोजन वहां बैठ नहीं पाएगा, एंड देयर इज नो प्रोलिफरेशन एंड देयर इज नो रीजनरेशन। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? इसका मतलब सहेली जो है वो पहली बात वंस अ वीक पिल है, दूसरा ईस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर है, या उसे कहेंगे कि वो ब्लॉक करती है, और वो वंस अ वीक पिल है। साइड इफेक्ट लगभग निल है। आइए, कह रहा है कि ब्लॉक करती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इंप्लांटेड। बिल्कुल बढ़िया है। इंक्रीज करेगा कंट्रासेप्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये गलत है। एक आईयूडी नहीं है, ये टैबलेट है। इट इज अ पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्शन, ये इमरजेंसी भी नहीं है। आ ये बात समझ में या नहीं आई है? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब ये कह रहा है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज द हाई फेलियर रेट। देखो, हाई फेलियर पूछा है, सक्सेस रेट नहीं पूछे इसने। फेलियर रेट में आप ये कहेंगे कि सर नेचुरल मेथड के सबसे ज्यादा फेलियर रेट है। फेलियर का मतलब सर आप कोइटस इंटरप्टस करिए। कोइटस इंटरप्टस का क्या मतलब होता है कि जब मेल क्या करने वाला हो, इजैकुलेट करने वाला हो, तो ठीक उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? विड्रॉल कर लेंगे, पीनस को क्या कर लेंगे? विड्रॉल। लेकिन इसके लिए खतरनाक आपको क्या चाहिए? विल पावर। क्यों चाहिए विल पावर? अरे भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स किस चीज को अचीव करने के लिए किया जा रहा है? द आंसर इज इजैकुलेशन। क्योंकि जो इंजॉय छुपा हुआ है, जो प्लेजर छुपा हुआ है, वो कहां है? वो इजैकुलेशन में है। तो बिना इजैकुलेशन किए वेजाइना के अंदर अगर पीनन को बाहर खींचना है, तो इसमें एक बहुत ही सेल्फ क्या बोलेंगे उसे, विल पावर मुझे चाहिए, जो जनरली नहीं होती है मेल के पास समटाइम्स। इसीलिए इसके फेलियर रेट हैं, समझिए। और दूसरा ये है कि जब हम लोग सीधे सीधे पीनल को बिना किसी कॉन्डम यूज किए या कुछ भी यूज किए, बैरियर मेथड यूज किए, जब हम वेजाइना में उसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो कई बार प्री इजैकुलेशन भी हो जाते हैं। और प्री इजैकुलेशन अगर हो गया तो उसमें स्पर्म का नंबर होता है। आप जान लीजिए कि वहां से भी क्या आ सकती है? प्रेगनेंसी आ सकती है। दैट्स व्हाई मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप नेचुरल मेथड कोई सा भी उठा लो। आप पेरियोडिक एब्स्टिनेंस करेंगे 10 से 17 के बीच में, लेकिन हो सकता है साइकिल आगे पीछे हो गई, तो वहां भी ओव्यूलेशन अगर हो गया तो क्या करोगे?
आप कहेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया, लेकिन अगर मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग करना बंद कर दिया तो प्रोलैक्टिन हार्मोन गिर जाएगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन गिरा तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएंगे, सॉरी आपका जो जीएनआरएच है और जो गोनेडोट्रोपिन्स है वो बढ़ जाएंगे। मैं बताऊंगा अभी ये कैसे होगा, देखो आपको शायद समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो नेचुरल मेथड के सबसे ज्यादा फेलियर रेट है। देखिए बैरियर मेथड के हो सकते हैं लेकिन बहुत कम, स्टरलाइजेशन पे तो बिल्कुल खत्म ही कर दो, आईयूडी के भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं फेलियर रेट, इसके भी लगभग कम है। तो सबसे ज्यादा किसके आ गए, आपको बात समझ में आ गई। आइए अब ये कह रहा है कि इफ मेल इज इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का मतलब ये हुआ कि मेल की जो पीनल शाफ्ट है, ध्यान से देखने की मेरी कोशिश करिए, ये पीनल शाफ्ट है, मान लीजिए ये इरेक्ट नहीं हो रही। इरेक्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल हैं जिनको मैं कॉर्पोरा कवर्नोसा कहूंगा, अगर ये पीनल शाफ्ट अगर क्या हो जाए, इरेक्ट हो जाए, तो नाउ दिस पीनल शाफ्ट इज एक्चुअली रेडी टू पिनिट्रेट। तो इसका मतलब अब ये वेजाइना के अंदर क्या हो सकती है, पिनिट्रेट, सॉरी हाँ वेजाइना में क्या जाएगी, वेजाइना में इसका हम इंसर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेल इंपोर्टेंट है। मेरी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इंपोर्टेंट का मतलब ये होता है कि वो स्पर्म बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसके पीनल शाफ्ट में है। शाफ्ट क्या नहीं हो पा रही है, इरेक्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर अब क्या करें भाई, मुझे तो बच्चा लेना है भाई, मुझे तो कपल को ये बताना है कि हाँ हम जो है आपकी ये पेरेंट बनने की ख्वाहिश को हम बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि मैं एक IRT डॉक्टर हूं। तो मैं उसको बोलूंगा सर एक काम करिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराइए। एक पिस्टन की तरह स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर स्पर्म को भर के और हम वेजाइना के अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे। इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द मेल पार्टनर इज इंपोर्टेंट। उसकी जो पीनल शाफ्ट है वो इरेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो ICI में नहीं कराऊंगा, गिफ्ट में नहीं कराऊंगा, जिफ्ट में नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाइए। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि लैक्टेशन प्रोवाइड करेगा नेचुरल कंट्रासेप्शन फॉर 6 मंथ और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन कॉज करेगा एमिनोरिया। ये बिल्कुल सही है, ध्यान से मेरी बात सुनना। दरअसल ये आ गए आपके हार्मोन। अब देखो ये हार्मोन तुम समझ जाओगे कि सर ये हार्मोन आप बता रहे हैं हमें, एक कौन सा है इसमें, मान लीजिए FSH, और एक कौन सा है आपका LH। जब फीमेल क्या करती है, जब फीमेल क्या करती है, लैक्टेट कर रही होती है, मतलब अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला रही होती है, तो फिर ब्लड में उसके हाई अमाउंट में क्या भरा रहेगा, क्या रहेगा, एक अमाउंट भरी रहेगी प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हैज द निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, और देखो किसके ऊपर, गोनेडोट्रोपिन के ऊपर। किसके ऊपर? गोनेडोट्रोपिन के ऊपर। अब आप पूछोगे गोनेडोट्रोपिन क्या होते हैं? अरे ले भाई ये होते हैं, FSH होता है और LH होता है। तो FSH LH नहीं आएंगे, और FSH LH नहीं आएंगे तो नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा और फिर कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगी। लेकिन शर्त यह है कि फीमेल 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती रहे। इसे कहते हैं इंटेंस लैक्टेटिंग। इसका मतलब मदर लगातार बच्चे को दूध पिलाएगी तो प्रोलैक्टिन रहेगा, प्रोलैक्टिन रहेगा तो FSH LH गिरे रहेंगे। अब अगर मदर ने प्रोलैक्टिन दूध पिलाना अगर बंद कर दिया तो प्रोलैक्टिन की अमाउंट क्या हो सकती है, वो कम हो सकती है। और अगर प्रोलैक्टिन की अमाउंट कम हो गई तो FSH LH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक जो है वो हट जाएगा और क्या नाम है, LH FSH ऊपर आ जाएंगे। और अगर LH FSH ऊपर आ गए तो फिर ओव्यूलेशन पॉसिबल है। अब आई बात समझ में? तो इसने क्या बोला, क्यों? क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड कॉज द अमीनोरिया। अमीनोरिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब ये कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ कितने वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेट। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको आंसर मिल गया होगा कि सर 24 वीक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है ये याद करना पड़ेगा भाई, स्टेटमेंट है, फंस जाओगे। देखो ये कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर एंड आईलिड्स सेपरेट हो गई हैं और आईलैशेस आर फॉर्म्ड। बस मैं आपसे ये कह रहा था, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो मैं आपके दिमाग में घुसा नहीं सकता, ये आपको एनसीईआरटी से बस मैं दिखा सकता हूं कि भाई ये स्टेटमेंट यहां लिखे हुए हैं, प्लीज गेट देम नोटिस्ड, प्लीज इनको समझने की कोशिश करिए, दे आर वर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कम समय में तुमको बहुत सारी चीजें मैं समझा चुका ही हो। देखिए ये कह रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्या और कंप्लीशन ऑफ क्या। तो पहले मुझे एक बात समझाइए, फर्स्ट पोलर बॉडी बनवा रहा है तो मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया है, प्राइमरी oocyte ले लिया। आप समझने की कोशिश करिए, प्राइमरी oocyte जब क्या करेगा, तो आपने बोला सर ये जब करेगा मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 करेगा तो एक क्या निकल जाएगी, पोलर बॉडी, और एक बड़ा क्या आएगा, इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। आई बात समझ में? तो देखो कह रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte और मियोसिस 1।
आया बात समझ में? देखो मियोसिस 1, इसका मतलब मियोसिस 1 के दौरान किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है? सेकेंडरी oocyte का। अब सेकेंडरी oocyte में क्या होगा जल्दी मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर यहां पर होगा मियोसिस 2, और जब मियोसिस 2 होगा तो फिर यहां से फिर पोलर बॉडी निकलेगी और यहां से निकलेगा आप लोगों के पास में ओवम या ऊटेड। अब मुझे एक बात समझाइए, यहां पर आ गया सेकंड पोलर बॉडी, ये कौन सी है? फर्स्ट पोलर बॉडी। चलो समझाओ। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है कहां गया? यस, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ किसका सर? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होना चाहिए, और दूसरा कंप्लीशन होना चाहिए मियोटिक डिवीजन, लेकिन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि लोकेशन कहां है, तो मुझे कोई बच्चा लोकेशन बता पाएगा? मैं बता दे रहा हूं, ये लोकेशन है आपकी फेलोपियन ट्यूब। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के ही टाइम पर सेकेंड मियोसिस, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये यहां नहीं होगा। देखो गलत हो गया, यहां की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट मियोसिस कहां पूरी होती है, तो आंसर विल बी ये आ गया सर, यहां होगी। देखिए जब टर्शियरी फॉलिकल बन जाता है और वो फाइनली क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आ गया आप लोगों के सामने कौन? प्राइमरी oocyte। लेकिन प्राइमरी oocyte जब यहां पर क्या कर लेगा? मियोसिस 1, तो फिर यहां से एक छोटी सी क्या निकल जाएगी? पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी निकलते ही यहां पर जो बचेगी चीज उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, जो ओव्यूलेशन के दौरान तुरंत बाहर निकल कर बाहर आ जाएगी। वो थोड़ी सी देखो अब हो जाता है यार, मैं भी इंसान हूं, रोबोट तो हूं नहीं, है ना? तो चलिए, तो ये मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ किसका? तो आप बोलेंगे सर जिस टाइम सेकेंडरी oocyte बनेगा तब। देखो प्राइमरी oocyte बनते टाइम नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कोई मतलब नहीं है। प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन, और इसने लिखा है 2, ये भी गलत है, इसका मतलब आंसर विल बी 2। आई होप मैं आपको ये चीज समझा पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने हैं जो करेक्ट हैं, कितने हैं जो करेक्ट हैं। इधर देखिए, ये कह रहा है कि मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ भाई मुझे तो सही लग रहा है, हाँ मुझे तो सही लग रहा है। देखो कैसे लग रहा है सही। ये कह रहा है कि हाँ कहां गया? यस, तो ये आ गया, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। अब मैं इस स्टेटमेंट को गलत करूं, वो हो सकता है फैटी टिश्यू की जगह फैटी एसिड कर देगा। बस फंस गए तुम लोग यहाँ, फैटी एसिड नहीं, वो बायोमोलिक्यूल का चक्कर है। फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है लेबिया मेजोरा जो है वो पेयर्ड फोल्ड है टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा। भाई गलत हो गया। कैसे? ये देखिए, ये आ गया फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट, ये आ गया फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो बाहर वाले पोर्शन है, ये वाले, इन पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होगा? लेबिया माइनोरा। अब आई बात समझ में? इसका मतलब मेजोरा बाहर होंगे, माइनोरा अंदर होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां क्या है? अरे पेन भी गिर गया। देखिए यहां ये कह रहा है कि लेबिया मेजोरा पेयर्ड फोल्ड है, टिश्यू है, लेकिन अंडर माइनोरा के ना, माइनोरा के अंडर मेजोरा नहीं, मेजोरा के अंदर माइनोरा है। देखो ध्यान से, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये कह रहा है लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस, सराउंड करेंगे वेजिनल ओपनिंग को। अब माइनोरा सुनो, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। इसका मतलब इसने यहां पर मेजोरा की जगह, सॉरी माइनोरा की जगह क्या रख दिया? मेजोरा रख दिया। यही गलती कर रहा है। तो इसीलिए जरा सेकंड वाले स्टेप को बिल्कुल हटा देना, एलिमिनेट कर देना। कह रहा है क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाई करता है द लोअर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा का होना चाहिए। देखो ध्यान से, क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर स्ट्रक्चर है जो कि लाइज करता है अपर। देखा उसने क्या लिखा? लोअर। यही गड़बड़ी है। अपर जो लेबिया माइनोरा ऐसे करके आएगा ना, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे देखो ये लिखा है क्या? विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ, और वो भी लेबिया माइनोरा का, मेजोरा का नहीं, माइनोरा का। और एट द सेम टाइम देखो अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। इसका मतलब यहां पर इसने देखो क्या लिख दिया? लोअर। इसका मतलब ये गलत जाएगा। आ रहा समझे? इधर देखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कह रहा है इंक्लूड होता है नंबर 1 मोन्स प्यूबिस। भाई 5 चीजें हैं, मोन्स प्यूबिस। दूसरा कह रहा है लेबिया मेजोरा, 2 हो गए, लेबिया माइनोरा 3 हो गए, हाइमोन
इसे हाईमोन कहते हैं, मैन नहीं कहते हैं, स्पेलिंग भले ही ऐसे हो। और साथ में कह रहा है क्लाइटोरिस 5 पूरे हो गए, इसका मतलब ये सही है, तो ये सही है और ये सही है, इसका मतलब मात्र 2 ही सही है, इसका मंत्र आंसर शुड बी 2। अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। अच्छा ये तो हो ही गया है। अब इधर देखिए, ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आंसर करिए द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो क्वेश्चन है आप लोगों को वो समझने हैं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि साइक्लिकल चेंजेस अकर इन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये बिल्कुल सही है भाई। यूट्रस की 3 लाइनिंग है, सबसे बाहर वाली पेरी, बीच वाली मायो, सबसे अंदर वाली एंडो। अब मुझे एक जरा फंक्शन बताइए, सबसे अंदर वाली में साइक्लिकल चेंजेस आएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, बीच वाली जो होगी वो कॉन्ट्रैक्शन देगी। क्यों देगी कॉन्ट्रैक्शन सर? वो इसलिए देगी क्योंकि वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। और ध्यान से देखो, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस क्या है? वो पेरीमेट्रियम है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन अकर होंगे मायोमेट्रियम पे एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे के पैदा होने का दिन जब नजदीक आता चला जाएगा तो फिर मायोमेट्रियम क्या करेगी? लेबर पेन होने की वजह से वो तेजी से वो क्या करेगी? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देगी, जिससे लेबर पेन और इंक्रीज होता चला जाएगा। और देखिए, द यूट्रस ओपन्स इनटू नैरो सर्विक्स थ्रू वेजाइना, ये गलत है, ये गलत है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, तरीके से समझ लीजिए। ये देखो कहां लिखा है, कहीं तो होना चाहिए। ये देखिए, द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, वो वेजाइना में खुलेगा लेकिन सर्विक्स के थ्रू खुलेगा। इसका मतलब यूट्रस ये है, फिर सर्विक्स है, फिर वेजाइना है, ये कह रहा हूं मैं। इसने क्या किया? यूट्रस को ओपन करा दिया, किसमें? सर्विक्स में। कह रहा थ्रू वेजाइना, इसका मतलब वेजाइना यहां होनी चाहिए, सर्विक्स यहां होना चाहिए, तो गलत हो गया। इसका मतलब ये गलत है। तो क्या है भाई, कौन से सही आ गए फिर? 1 2 3 ए बी सी। अब देख लो कौन सा है इसमें आंसर। ए बी सी सही होना चाहिए, अपने हिसाब से लगाइए। चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि आफ्टर oogenesis स्पर्म हेड जो है वो बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, ये सही है, क्योंकि जो सर्टोली सेल्स होंगी उनसे आपका स्पर्म जो है वो बाइंड हो जाएगा और नरिशमेंट लेगा। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फीमेल की साइकिल में हम ये कहते हैं कि जो प्राइमरी oocyte बनते हैं या प्राइमरी जो भी इस oogenesis की प्रोसेस होती है, तो जिसमें उगोनिया ऐड होते हैं ना, वो एम्ब्रायोनिक लाइफ की कहानी है। अगर फीमेल एक बार बर्थ हो गई तो बर्थ के बाद या फिर लाइफ में कभी भी कोई नया उगोनिया क्या नहीं किया जाएगा? ऐड नहीं किया जाएगा। इसको समझ लेना। मैं बस ये देख लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर या नहीं चल रही है। खैर चलो, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आंसर देख लीजिए कौन सा बनेगा। आगे आते हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो क्या है? एक्चुअली डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब हुआ सर 2n सेल, बताइए कौन सी है? तो देखो, ऊगोनिया 2n है, प्राइमरी oocyte 2n है, सेकेंडरी oocyte n है, ये n है। सेकेंडरी oocyte भाई उसमें मियोसिस 1 हो चुका है, इसीलिए वो n है, हैप्लॉइड है। यहां क्या पूछ रहा है कि डिप्लॉइड बताएंगे। ओवम हैप्लॉइड है, जाइगोट फिर से डिप्लॉइड है। तो 1 2 3 चीजें हैं जो एक्चुअली क्या है? यहां पर डिप्लॉइड है। आई होप ये बात आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। आ गई समझ में? बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इधर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए, सेलेक्ट कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालिए। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो करेक्ट है, मतलब कुछ करेक्ट है, एक ही इसके अंदर इनकरेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट पूछ रहा है, देखो कह रहा है FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प्स इन द स्पर्मियोजेनेसिस, ये सही है। FSH जो है ना वो किस पे एक्ट करता है मेल में? सर्टोली सेल पे, जहां से क्या बनता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एनसीईआरटी से बाहर है, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाहर जाएगा, एंड्रोजन को बाइंड करके अंदर लेके आएगा। आगे देखिए, LH करता है ट्रिगर ओव्यूलेशन यूवेरी, ये भी सही है, ये भी सही है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये गलत है, क्योंकि वो डिक्रीज नहीं होते। LH FSH एक्चुअली बढ़ रहे होते हैं ग्रेजुअली। आ रही बात समझ में? फिर कह रहा है LH ट्रिगर करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, ये भी सही है। तो LH कहां से आता है? पिट्यूटरी से, और वो टेस्टिस पे कहां एक्ट करेगा? लेडिक सेल पे, ताकि L से L मैच करिए। और आप समझ गए कि वो क्या निकालेगा? L से L मैच करिए, क्या निकालेगा? मतलब LH कहां एक्ट करेगा? L से L मैच करिए, L लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, और लेडिक सेल क्या निकालेगी? एंड्रोजन। एंड्रोजन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। आई थिंक तीसरा इसमें गलत होना चाहिए, या दूसरा है? तीसरा है शायद। चलो अब इधर आते हैं। ये कह रहा है एक GnRH के बारे में बात करिए, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन द प्रोडक्शन। ये कह रहा है एक्ट किस पे करेगा? आप ये बताइए एक्ट किस पे करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये आगे आपके सामने हाइपोथैलेमस, यहां से निकलेगा GnRH, और GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ताकि यहां से क्या निकले? FSH LH निकले।
अब मेल में आप जानते हैं कि LH क्या करेगा, आप जानते हैं लेडिक सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन निकालेगा। FSH कहां एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा ताकि वहां से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकले और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी हो। तो इसने इतनी बातें तो पूछी नहीं थी जितनी मैंने बता दी। तो कह रहा है कि GnRH बताओ किस पे एक्ट करेगा, तो आप कहेंगे सर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, इन दोनों को मिलाकर गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। यहां पोस्टीरियर पे करवा दिया, यहां पोस्टीरियर पे करवा दिया, एंटीरियर पे करवा रहा है, लेकिन सिक्रीशन दिखा रहा है LH का और ऑक्सीटोसिन का, जबकि ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि इसका पोस्टमार्टम कैसे किया जाए। आगे बढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द मार्क्ड स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में देखो ये बी पूछ रहा है, बी बता दो क्या है। तो देखो बी को कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल, नहीं भाई ग्राफियन फॉलिकल तो ये है, देखो ये रखी हुई है, ग्राफियन फॉलिकल ये है, इसका मतलब बी इसने गलत मार्क कर दिया। फिर कह रहा है सर ए बता दो, चल भाई ए बताते हैं। ए होता है कार्पस लूटियम, देखो कार्पस लूटियम। अब देखो ए पे क्या बोल रहा है, कॉर्पस लूटियम, और सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन, जबकि वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करता। फिर कहा इसने ए है कॉर्पस लूटियम, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, और ये सही है। तीसरा कह रहा है बी को ग्राफियन फॉलिकल, जबकि वो गलत है। सी को कह रहा है प्राइमरी फॉलिकल, सी प्राइमरी फॉलिकल कैसे हो गया, प्राइमरी फॉलिकल तो यहां पड़ा हुआ है समवेयर, ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल ये है। इसका मतलब आंसर शुड बी द 2। आया समझ में, ओवेरी का डायग्राम मैंने आपको रख के दिखाया है। और देखिए अब ये कह रहा है कि द सेलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कह रहा है FSH 12वें दिन, LH 15वें दिन अटेन करेगा पीक। मुझे लगता है 10th क्लास के बच्चे को भी ये बात पता होगी कि LH FSH जो अटेन करते हैं पीक, जिसे हम लोग LH सर्ज कहेंगे, वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा गया है, देखो मैंने बहुत चीजें समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन इट्स वर्थ, बैठना यहां पर कामयाब है। बोथ FSH एंड LH अटेन करते हैं पीक लेवल अबाउट 14th डे, ये बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन इज अ मैक्सिमम 12वां डे पे, ये गलत है, 12वें डे पे नहीं आएगा। और ईस्ट्रोजन एक मैक्सिमम होता है 6 पे, ये भी गलत है, 12वें डे 13वें दिन पे ईस्ट्रोजन मैक्सिमम होगा। ये देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने दिखा रखी है। तो देखिए यहां पर ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, हालांकि FSH इसमें घट भी रहा है। ये देखिए प्रोजेस्टेरोन ये कहां, सॉरी ईस्ट्रोजन कहां पर पीक पे है, लगभग 12वें 13वें दिन, और प्रोजेस्टेरोन बाद में बढ़ना शुरू होता, पहले नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी बात ये भी आपको समझ में आ रही है। आगे आइए, प्रेगनेंसी टेस्ट इज डन बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिंपल एक आंसर करो, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट जाकर के किससे जुड़ जाता था, याद आ रहा है, एंडोमेट्रियम से, और इंप्लांटेशन हो जाता था, तो फिर होता ये था कि जो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट सेल होती थी वो क्या रिलीज करने लग जाती थी, HCG, ताकि वो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करें। वो HCG कहां आ जाएगा, ब्लड में, ब्लड से आएगा यूरिन में, और यूरिन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किट बनाएंगे कि इस फीमेल के यूरिन में अगर क्या होगा, HCG होगा, तो वो प्रेगा न्यूज की जो किट्स होती हैं उसमें तुरंत वो डबल पट्टी दे देगा, और हम क्या बोलेंगे कि मिठाई बंटवाइए क्योंकि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, फीमेल है ये। खैर इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब आगे देखिए, सर्टोली सेल्स कह रहा रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन। तो सर्टोली सेल्स कौन से हार्मोन की वजह से रेगुलेट होती है, मैं आपको अभी अभी समझा चुका था, दैट विल बी योर FSH। LH किस पे एक्ट करती है, लेडिक सेल पे एक्ट करती है। आंसर लगाओ FSH और बात को खत्म करो, आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखो ध्यान से, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड। यार फिर भाई इस क्वेश्चन को तो तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, इसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, आप करोगे इसे, खुद करोगे, खुद करो इसे। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक दो, आगे बढ़ रहा हूं, इधर आइए, लो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, ये भी तुम लोग करोगे, खुद करो इसे। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे सिंगल से, आप करोगे इसे, समझाओ मुझे आगे। इधर आइए, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन द स्पर्मेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद, आप जानते हैं वो किससे, सर्टोली सेल से लगा रहेगा ताकि वो नरिशमेंट लेता रहे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे देखिए, विच वन इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहले मैं आपको ये समझा दूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर किसी ने तुमसे पूछ लिए तो आप कहोगे सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में और फीमेल में वो होंगे जो दो दो काम कर दें। ध्यान से समझते रहना, जो दो दो काम कर दें। अब आप पूछोगे सर कौन से दो दो काम, ये ले, वो एक तो बना दे गैमीट, और दूसरा उस गैमीट को बनाने के लिए क्या बना दे, हार्मोन। आई बात समझ में, एक तो वो बना दें क्या, गैमीट, और दूसरा क्या बना दे उस हार्मोन के लिए या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, हार्मोन। चल अब समझा। मेल में गैमीट कौन होगा, तू कहेगा सर स्पर्म। हार्मोन कौन सा होगा, तू कहेगा सर टेस्टोस्टेरोन। आगे बात समझ में। तो अब बताइए दोनों काम कहां से होते हैं, द आंसर इज टेस्टिस से होते हैं, इसीलिए टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। अब इधर आप
फीमेल में गैमीट क्या होता है? आप कहोगे सर ओवा। हार्मोन क्या होगा सर? ईस्ट्रोजन। बताइए दोनों कहां से बनते हैं? द आंसर इज ओवेरी। इसका मतलब ओवेरी दो काम कर रही है, टेस्टिस भी दो काम कर रहा है, और जो ये दो काम पूरे कर दे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। इसका मतलब आंसर ये है कि विच वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? देख, स्क्रोटम नहीं है, पीनस नहीं है, प्रोस्टेट नहीं है, सब सेकेंडरी है। इसका मतलब टेस्टिस शुड बी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे लगता है यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देख ले भाई। इन मैमल द फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिस्टेंड इनटू स्क्रोटम इज नोन एज। देखो याद रखो इसको, अगर 7 मंथ में मेल है तो उसके जो टेस्टीज हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, लेकिन ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन उस बच्चे के अंदर अगर ये टेस्टीज बाहर नहीं निकल पाए तो फिर वो उसके अंदर ही रह जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन को हम क्रिप्ट और काइडिज्म कहते हैं। ये नोट करके रखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बना था इसीलिए ये उठाया गया है, वरना जरूरी नहीं था। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिप्ट और काइडिज्म। बच्चा एकदम स्टेराइल होगा, मतलब स्पर्म उसमें नहीं बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, और ये देखिए नाउ ये आ चुका है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। मैं था आपके साथ आरिफ मोहम्मद, लखनऊ सेंटर से। अब मुझे नीचे प्लीज कमेंट में बता देना कि मैं और कितने चैप्टर पे इस तरह की सेम आपको गाइड करते हुए एनसीईआरटी की हिडन लाइंस लेकर के फिर तुम्हारे साथ में मैं क्या हो जाऊं, पेश हो जाऊं आपके सामने। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं फटाफट ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल के फिर आपके सामने अवेलेबल हो जाऊंगा, छोटे टाइम में बड़ा धमाका करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।